Hello students, good afternoon. How are you? We had completed unit number 2, that was solution. Now we will start with a new chapter, that is electrochemistry. Understand what is electrochemistry? Electro means, देख लीजिएगा, इसको मैं डिफाइन करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से आप समझते हो, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मीन्स, केमिस्ट्री क्या होती है आप जानते हो? स्टडी ऑफ आयंस, यानी जिसमें आयंस के बारे में पढ़ते हैं हम। यानी आयन से क्या बनती है? आयन अगर मूव करेंगे तो एनर्जी बनेगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब यहाँ से तो क्या बन गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ से केमिकल जो होते हैं, केमिकलों की एनर्जी को केमिकल एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एनर्जी कन्वर्जन, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी या तो केमिकल में कन्वर्ट होगी या फिर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बेसिकली मैंने आपको बताया इसकी, इस वर्ड के अंदर ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है भाई। इस वर्ड के अंदर ही क्या है? इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। अब मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस लिख दिया है, इसका क्या क्या सिलेबस हमारा है, क्या क्या आएगा। रेडॉक्स रिएक्शंस सबसे पहले पढ़ेंगे हम। कंडक्शन यानी कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कोलार्च लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओनली एलिमेंट्री आइडिया हमारे सिलेबस में होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अब देख लीजिएगा, इसमें आगे क्या हम पढ़ेंगे बच्चों? लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लॉज हमारे कौन से? फेराडेज बोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड वर्किंग। ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, लेड एक्यूमुलेटर, लेड स्टोरेज बैटरी जो इन्वर्टर होता है अपना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्या? नर्नेस्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम पढ़ेंगे इसमें कुछ निकल कैडमियम सेल, फ्यूल सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्नेस्ट इक्वेशन, इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स। एनएचई पढ़ेंगे, नॉर्मल हाइड्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ने को जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। कोरोजन पढ़ेंगे, कोरोजन के अंदर रस्टिंग क्या होती है आयरन की, और इसको अलग मतलब दूर करने के मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टेकिंग प्लेस इन रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने क्या बताया इसमें, आप क्या क्या पढ़ोगे? जो भी हमारी डिफरेंट टाइप की, तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको समझ में आ चुकी होगी क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विच डील्स विद स्टडी ऑफ या रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टेकिंग प्लेस इन रेडॉक्स रिएक्शन। एक वर्ड आया बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है ना, उनमें एनर्जी जो ट्रांसफर होती है अपनी, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में या केमिकल इलेक्ट्रिक में, तो उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप जनरली अपनी डेली लाइफ में देखते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, मोबाइल की बैटरी अपनी। मोबाइल की बैटरी क्या, जब मैं मोबाइल को चार्ज लगाता हूँ तो चार्जिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज होती है? मोबाइल के अंदर जो बैटरी में केमिकल्स हैं वो केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है ना। क्या होता है जब मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है वो? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, क्योंकि बैटरी के अंदर केमिकल है और केमिकलों की जो हिस्ट्री है उसी को केमिस्ट्री बोलते हैं हम। तो केमिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गई? ये जब मोबाइल को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। बट जब मोबाइल को मैं यूज़ करता हूँ तो क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी मेरी स्टोर हुई है उसके अंदर बैटरी में, वो अगेन किस में चेंज हो जाएगी? किसका काम करेगी? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का, क्योंकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। हम उसमें लाइट जो भी जलाएंगे या फिर उसमें स्क्रीन चलेगी तो वो जो केमिकल एनर्जी मेरी दोबारा से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों के दोनों चेंज यहाँ पे देखे जा सकते हैं, है ना। बहुत टाइप ऑफ रिएक्शंस हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब मोबाइल को चार्ज लगा के यूज़ ना करें, क्योंकि दोनों रिएक्शन एक साथ होंगी, फिर हो सकता है ब्लास्ट कर जाए कोई। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, और लॉकडाउन में तो और भी ज़्यादा खेलते होंगे बच्चे गेम। इसलिए आप उसको फुल चार्ज कर लें तभी खेल लें अगर खेलना है तो। बोथ रिएक्शंस आर अकरिंग एट द सेम टाइम। दोनों के दोनों रिएक्शन होंगे तो उनको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मीन्स रेड प्लस ऑक्स, यानी रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। बोथ रिएक्शंस टेक प्लेस।
अब मैं आपको बता देता हूँ रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस का मतलब होता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं या फिर वियोक्सीय अभिक्रियाएं, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें आई, ऑक्सीडेशन आया और फिर रिडक्शन आया। तो इनकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम। ऑक्सीडेशन की बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं, बट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी है वो हम अप्लाई करेंगे। एक बार सिंपल डेफिनेशन देखो भाई, ऑक्सीडेशन होता है उपचयन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन जोड़ दो आप, जैसे एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जोड़ दिया मैंने, क्या बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन में ऑक्सीजन जोड़ दूंगा तो आयरन ऑक्साइड। इसी तरह से मेरा रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन, यानी अपचयन बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी जब भी आप क्या करोगे या रिमूवल करोगे किसका, ऑक्सीजन का। जैसे मेरे पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना हुआ ऊपर एल्यूमिना, इसमें मैं कार्बन डाल देता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम बन जाता है मेरा रिडक्शन, यानी कार्बन रिडक्शन में बहुत अच्छे से यूज़ होता है हमारे पास। मेन डेफिनेशन देखो बच्चों, जो आज के हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है जो यूज़ होंगी हमारी इस चैप्टर में, इनका कोई काम नहीं है, तो 10th में थी हमारी। 10th में आपने एक डेफिनेशन और पढ़ी होगी वैसे ऑक्सीडेशन की, कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, उल्टा होता है इसका बिल्कुल। अब देखो मेन डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की क्या था, प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी एटम से इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो जाता है और वो सॉलिड एटम हमारा एक्वस में चेंज हो जाता है या आयन में चेंज हो जाता है ना। जैसे मेरा यहाँ जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए जिंक ने, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए इसने, ठीक है। ऑक्सीडेशन, इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज इंक्रीजेज, हाँ ये चीज़ याद रखना आप। यहाँ पे देखो न्यूट्रल एटम होगा ना, जो मैंने बताया सारा प्रोसेस आपको इस लेक्चर में, जो भी न्यूट्रल एटम में मेरे पास होगा उसमें क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। और बाद में ये दिख रहा है आपको यहाँ पे +2 हो गया इसका, तो वैल्यू बढ़ रही है ना, 0 से 2 पे चेंज हुआ है ये। और 0 से 2 अगर मेरी वैल्यू होगी यहाँ पे, तो मैं इसको बोलूँगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ गया। यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ पे +2 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, बेसिक सी डेफिनेशन यही यूज होगी अपनी एग्जाम में। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन, कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना। द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एटम हमारा गेन करता है इलेक्ट्रॉन, मान लो ये Cu2+ आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो Cu बना दिया, क्या है कॉपर 2 से लेके 0 चला गया, यहाँ पे 2+ चार्ज था, यहाँ पे 0 है। इसका मतलब रिडक्शन के अंदर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, कम होगा भाई, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ऑक्सीडेशन। अब ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना 11th में भी आपको करवाई हुई हैं, कौन से चैप्टर में बताओ आप, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। कौन सा चैप्टर था, चैप्टर था हमारा 8, यूनिट नंबर 8, दैट वाज रेडॉक्स रिएक्शंस। वहाँ पे भी हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में थोड़ा सा एडवांस आएगा। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली मैं बताऊँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इज द, ये एक तरह का एक्सटेंशन है रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का, और अभी तक हम पिछला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई सारा ये। तो यहाँ पे याद रखो, व्हेन रिडक्शन टेक प्लेस जर्नली वी ऐड इलेक्ट्रॉन्स इन लेफ्ट हैंड साइड। मैंने अभी बताया आपको, जब रिडक्शन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे मेटल के, ठीक है। ये मेटल है मेरी, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो जो भी बनेगा अपना राइट हैंड साइड में। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, अब देखो दूसरे प्रोसेस में हम इनको RHS यानी राइट हैंड साइड में जोड़ते हैं जब मेरा ऑक्सीडेशन होगा तो। चलो एग्जांपल देखते हैं कुछ। जैसे अपने पास जिंक है, जिंक का क्या हो गया, जिंक से क्या बन गया, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हो गया ना। और मेरे पास कॉपर है भाई, कॉपर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हो गया। तो जब इनको दोनों को ऐड करोगे सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, एन फैक्टर सेम होगा, तो क्या है ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जिंक लिख दिया मैंने, यहाँ पे कॉपर 2+, यहाँ पे जिंक 2+, यहाँ पे कॉपर। एक्चुअल में क्या हुआ, जिंक से क्या हुआ है, जिंक 2+, इसका मतलब ऑक्सीडेशन वैल्यू बढ़ गई। कॉपर 2+ से कॉपर हुआ है, यानी कि 2+ से 0, यानी वैल्यू घट गई। इसको बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन। यही होती है मेरी रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठे होते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हो ना आप इसको, यस। अब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकता हूँ, मैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकता हूँ। इसको निकालना आपको, कैलकुलेशन इसकी सिखाई थी मैंने कैसे होता है, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके कुछ रूल्स होते हैं बच्चों जो आपको याद करने पड़ेंगे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो चार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण है। जैसे मेरे पास A और B दो हैं, दो मेरे पास एलिमेंट हैं। अब इस पे मान लो, इस पे 0, इस पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है, तो इन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो
तो इसने कहा कि दोनों के बीच में ना एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना कंसिडर करना ज़रूरी है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तभी जो डिफरेंस उनके बीच में होगा वही उसके अंदर या तो कोई चार्ज दिख रहा हमें जनरली, जैसे जिंक 2+ है तो 2+ मेरे को क्लियरली दिख रहा है भाई। बट अगर क्लियर ना दिखे तो क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका डिफरेंस बच्चों बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा हमारा दो एलिमेंट के बीच में, तो वही कंसिडर करेगा कितने इसका कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मेरे पास ए और बी कोई कंपाउंड है, इसमें ए बी एलिमेंट हैं दो, तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इक्वल है तो ए 0 बी 0, यानी जैसे हाइड्रोजन 2H2 बनता है तो 2 हाइड्रोजन से बनता है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इतनी इसकी, तो इस पर भी 0 चार्ज, इस पर भी 0, तो पूरे एटम पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज। सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, होमो एटॉमिक टाइप के भाई, होमो एटॉमिक डाई एटॉमिक टाइप के, तो उन पे जनरली 0 चार्ज हम मानते हैं। देखो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो H2 Cl2 N2 O2 सब पे 0 चार्ज अभी। सेकेंड पार्ट देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा है, किससे बी से, किससे बी से, क्या बोला मैंने यहाँ पे, मैंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो बताओ क्या होगा प्रोसीजर, बोलो भाई क्या प्रोसीजर होगा, ए की वैल्यू ज़्यादा है बी से तो ए पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बी पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और पार्शियल को हम केमिस्ट्री में पूरा ही मानते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस का चार्ज आ गया, यहाँ पे प्लस का। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की कम है बी से तो बी पे पार्शियल नेगेटिव, ए पे पार्शियल पॉजिटिव, सिंपल सी बात। रूल देखो, रूल देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट इज 0। कोई भी एलिमेंट्री स्टेट में एटम है ना बच्चों, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, क्योंकि वह न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल, बता चुका हूँ आपको ये सारी चीज़ें। ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं अपने, हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को भी छोड़ दो क्योंकि रेडियो एक्टिव है, जितने अल्कली मेटल्स हैं सबके जो बॉन्डेड स्टेट में बात की गई बच्चों, उनकी बॉन्डेड, उनकी क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में तो 0 चार्ज है सब पे, है ना, लेकिन बॉन्डेड स्टेट में उन पे +1 चार्ज माना जाएगा फर्स्ट ग्रुप पे। ठीक है, सेकेंड ग्रुप पे +2 चार्ज माना जाएगा, किस किस को छोड़ के, लास्ट वाला जो रेडियम है उसको छोड़ के, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। अब देखो हाइड्रोजन का केस थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। अगर हाइड्रोजन मेरा नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है तो +1 चार्ज होगा, अगर मेरा हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन है तो -1 चार्ज भी हो सकता है हाइड्रोजन पे, बिकॉज हाइड्रोजन एक नॉन मेटल की तरह कंसिडर होता है। सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, जब भी हाइड्राइड बनेंगे ना तो हाइड्रोजन पे जनरली कैसा चार्ज होगा, माइनस का। बाकी नॉन मेटल के साथ अगर मिलेगा हाइड्रोजन तो +1 चार्ज होगा। अंडरस्टैंड। अब देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है थोड़ी सी बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी वैल्यू क्या है, नेगेटिव ही होगी इसमें, बोरोन के केस में भी। तो चलिए देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जो हमारा है वो -2 से +2 तक की वैल्यू शो करता है भाई। 90% केसेज में तो -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पे। ठीक है, लेकिन अगर पेरोक्साइड का केस है, पेरोक्साइड क्या होते हैं, H2O2, तो -1 यहाँ पे -1 चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों होगा, देख लो एक बार, HOOH क्या करेगा ऑक्सीजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, ये ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्या ये आपस में खींच सकते हैं इलेक्ट्रॉन, नहीं, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए -1 चार्ज ऑक्सीजन पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे, समझे, इसके स्ट्रक्चर के कारण ऐसा है। अब सुपर ऑक्साइड होते हैं बच्चों, उनमें कितना होगा, अब उनमें -1/2 हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड के केस में चेक कर सकते हो। सिंपल ऑक्साइड के केस में कितना हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा, जो 90% है जनरली। फ्लोरीन का देखो स्पेशल केस, फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है जनरली, फ्लोरीन पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है भाई, क्या होती है, मैक्सिमम, इसलिए इसका चार्ज कोई शेयर नहीं कर सकता। बट OF2 के केस में देखो, OF2 के केस में भी फ्लोरीन पे कैसा, -1 चार्ज है, O2F2 के केस में फ्लोरीन पर -1 चार्ज, आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ सब कुछ। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, आप करके देखें। यहाँ पे मैग्नीज का मेरे को निकाल के बताएं, कमेंट करें कितना आया। यहाँ पे क्रोमियम का कमेंट करें कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है। एक तो ये बहुत सारी मेटल को प्रोड्यूस करने में काम आती है, प्रोडक्शन है सोडियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, एल्यूमिनियम का, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत सारा योगदान है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो मेटल की विद्युत लेपन होता है ना, मेटल का बिजली के द्वारा लेपन किया जाता है एक धातु पर दूसरी धातु की
परत चढ़ाई जाती है, उसमें भी इसका यूज़ होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, कई मेटल को प्यूरिफाई करने में भी, रिडक्शन वगैरह में भी इसका प्रयोग होता है। बैटरी, सेल और वेरियस इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी बैटरीज हैं, सेल हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सम बेसिक टर्म्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों से भी जानते होगे आप, कंडक्टर्स क्या होते हैं, थर्ड क्लास की बात है। ऐसे सब्सटेंस जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास करवा देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। और मैंने बैंड थ्योरी में आपको बताया भी था, जो बैंड थ्योरी मेरी थी, उस बैंड थ्योरी में क्यों ऐसा होता है, कंडक्टर्स क्यों करते हैं करंट को कैरी, क्योंकि इनमें जो बैंड गैप है ना बिल्कुल ओवरलैपिंग कर जाते हैं, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए ये कंडक्टर्स हमारे कहलाते हैं। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये कंटिन्यू है, सबसे ज़्यादा कंडक्टर होता है सिल्वर, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम। मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोले जाते हैं। धात्विक सुचालक क्या होते हैं बच्चों, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर से करंट पास हो जाता है लेकिन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनों के कारण। ऊपर तो क्या बोला था मैंने, जो पास करवा देते हैं करंट को, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण अगर करंट पास होता है तो मेटालिक कंडक्टर होंगे, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सारी मेटल्स के एग्जाम्पल आ जाएंगी। अगला है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बच्चों, विद्युत अपघट्य, यानी ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, अगर वो टूट जाए खुद एक्वस सॉल्यूशन में, अगर हम उसका टूट जाना यानी डिकम्पोज हो जाना, डिकम्पोजिशन हो जाना, जब कोई केमिकल डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, जैसे मैंने क्या किया, साल्ट मेरे पास है, साल्ट, क्या साल्ट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, नहीं। अगर वो हमारा सॉलिड स्टेट में साल्ट है, NaCl है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। बट अगर मैंने क्या किया, इसको एक्वस बना दिया, साल्ट को इस वाटर में मिला दिया और फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई इसके अंदर से, तो क्या हो जाएगी, यस हो तो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। और साल्ट हमारा कैसे टूट जाएगा, Na+ और Cl-। तो इन आयनों में टूटने के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। इसी को बोलते हैं क्या, केमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, केमिकल डिकम्पोजिशन। उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस को आप पानी में मिलाओगे तो ऐसा ही होगा। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स दो प्रकार के होते हैं भाई बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% टूट जाएँ आयनों में, जैसे HCl, NaOH, K2SO4, यानी द इलेक्ट्रोलाइट दैट कम्प्लीटली डिसोसिएट और आयोनाइज इनटू द आयंस। जब पूरे के पूरे आयनों में टूट जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे होते हैं ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट हों आयन में। पार्शियली का मतलब है 1% से भी कम, मतलब बहुत कम डिसोसिएट होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इनकी पहचान मैं आपको बताऊं तो इनमें कार्बन जरूर होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे CH3COH और H2CO3, ठीक है। अब देखिए बेसिक सी टर्म आपने पढ़ी होंगी, 10th में भी पढ़ी होंगी, इस चैप्टर में काफ़ी सारी टर्म्स यूज़ होंगी। ओम्स लॉ क्या था बच्चों, ओम का नियम क्या था, ओम के नियम के अनुसार द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, जितना वोल्टेज ज़्यादा करेंगे उतना ही करंट पास ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है भाई। तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR, R इज अ कॉन्स्टेंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। R को क्या बोलते थे हिंदी में, प्रतिरोध। प्रतिरोध जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, मतलब उसको बहने से रोकता है करंट को। और इस R को मैं निकालना चाहूँ तो V/I, और ये ओहम्स लॉ के अनुसार मेरा क्या है, R क्या है, ओहम में लिया जाता है। इस R की जो यूनिट होती है वो ओहम होती है, और उसका सिंबल क्या होता है बच्चों, ये इस टाइप का सिंबल, ठीक है। चलिए रेजिस्टेंस क्या होती है, मेरे पास एक डेफिनेशन है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, यानी इट ऑफर्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बहने में रुकावट पैदा करता है। क्या पैदा करता है, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लंबाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना लंबा वायर लेंगे हम, जितना भी लंबा वायर लेंगे उतना ही ज़्यादा करंट पास होगा, है ना, सॉरी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। लंबाई के साथ तो रेजिस्टेंस क्या बढ़ता है, लेकिन एरिया, अगर इसका एरिया ज़्यादा है ना बच्चों वायर का, तो ये रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट रो, ये कांस्टेंट है रो, इसको बोलते हैं रो, और ये रो मेरा क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट, जिसको रजिस्टिविटी बोला जाता है। रजिस्टेंस से क्या बनेगा, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रजिस्टेंस। मैं इस R को निकालता हूँ, अभी यहाँ पे रो को निकालता हूँ, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। काटोगे तो इसकी सेंट ये R क्या है, ओम,
इसकी यूनिट एरिया की क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या है सेंटीमीटर, काटोगे तो ओम सेंटीमीटर। इट इज़ द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, पूछा जाता कई बार। तो आज का लेक्चर भाई बेसिक था, इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, तो इसको एक बार करें और इसके अंदर देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लें, क्योंकि कल का जो लेक्चर हमारा सेल के ऊपर होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, किस प्रकार से उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, किस प्रकार से उसकी एप्लीकेशंस यूज होती हैं, तो कल करते हैं बाकी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।